नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी और अहम खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी बोर्ड का परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। और आज 10वीं की परीक्षा में जो है कशिश वर्मा ने टॉप किया है। कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा टॉपर रही हैं 10वीं की कक्षा में इस बार यूपी बोर्ड में। और 12 की अदिति दूसरे स्थान पर 10वीं में उन्होंने सफलता हासिल की है। तो सीतापुर की अर्पिता तीसरे स्थान पर। तो अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। मैं सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि इस बार वोटिंग के लिए नया रिकॉर्ड बनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह पिछले 50 साल में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा कम हुई है, वरना यहां गुंडा राज चलता था। मैं चुनाव आयोग का अभिवादन करता हूं कि यह बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव करवा पा रहे हैं। अब का मतदान सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैं यहां परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। चुनाव प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाने पर उन्होंने कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई है और झाल उन्हें लग रही है। 4 मई के बाद बंगाल में सुरक्षा की गारंटी आने वाली है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में। पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की सफलता ये बहुत बड़ी सिद्धि है। 4 मई तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम का दौरा कर चुनावी गतिविधियों की रफ्तार को और तेज कर दिया। शाह ने रियल टाइम में मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते हुए राज्य भर के बूथ स्तर से फीडबैक लिया और पार्टी की बूथ टू बूथ मैपिंग रणनीति की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि 152 विधानसभा क्षेत्रों के 44,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए देर रात तक रणनीतिक बैठकें चली, जिसमें पन्ना प्रमुखों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। तो अमित शाह का वॉर रूम का दौरा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव के दौरान रियल टाइम जानकारी जो है गतिविधि पर वॉर रूम में खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वहां पर हर एक चीज की समीक्षा कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसकी तस्वीरें हम आपको वॉर रूम से सीधे दिखा रहे हैं। अमित शाह का वहां पर पहुंचना यह अपने आप में बताता है कि इस चुनाव को लेकर वो कितने गंभीर मुद्रा में पहुंचे हैं और कितनी गंभीर मुद्रा में वो बैठे हैं।
तो पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। राज्य की 152 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी यानी टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस भी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है। इस दौरान आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का कार बर्नपुर के रहमतनगर इलाके में क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो सूरत में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति के तहत उस इलाके में बड़ा दांव चला है जहां उसके उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां बीजेपी सांसद पुरुषोत्तम रूपला की सभा आयोजित कर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। मंच पर पार्टी के कई स्थानीय नेता मौजूद रहे और वार्ड 11 और 12 के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की गई। हालांकि कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। अब 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में जनता किसे समर्थन देती है और किसकी सरकार बनती है, इस पर सबकी नजरें, निगाहें, नजरिया सब कुछ इसी बात पर टिका हुआ है। के महानगर के सभी नगर सेवकों को चुनने का जो उपक्रम है उनमें भारी मतदान करे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुमत से जिताए। साहब, આ વખતે કાંટાની ટક્કર માનવામાં આવી રહી છે, શું કહેશો? આ ટક્કરની વાતો લગભગ 10-15 વર્ષથી હાલે છે। કાંટો ક્યાંય આવ્યો નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રચંડ વિજય નિશ્ચિત છે। સર, જ્ઞાતિ જાતિને કોઈ મતને લઈને કઈ રીતનું અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે? ટિકિટની ફાળવણીમાં પણ ઘણી વખત જ્ઞાતિ જાતિ જોવા મળે છે। જુઓ, આ બધા વિષયો કેવા છે કે જેની પાસે ચૂંટણીમાં પોતાની પાર્ટીની કે પોતાની સરકારની કે પોતાના પક્ષની ઉપલબ્ધિઓ વિશેની વાતો કરવાનો સમય ના હોય એ લોકો આવા મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા કરે છે। મારી પાસે સમયનો અભાવ છે। એટલી સિદ્ધિઓ મારા રાજ્યની સરકારની છે, અમારા કેન્દ્રની સરકારની છે। અમે વિકાસની વાતો લઈ અને લોકોના મત માંગવાનો પ્રયાસ કરીએ। सर, आपने कहा कि 33% आरक्षण का जो मुद्दा है वो महिलाएं उठाएं, क्यों जरूरी है वो मुद्दा? क्योंकि विपक्षों ने इनको पास नहीं करने दिया है, तो विपक्षों को, महिलाओं को बताना चाहिए कि हमने इसलिए नहीं पास किया है। तो हापुड़ में बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए अपनी मानसिकता उजागर की है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक आंदोलन चलाएगी और जनता के बीच विपक्ष की सोच को उजागर करेगी। बाबरी का कोई विषय हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। वो विषय उसका पटाक्षेप हो चुका, वो खत्म हो गया। उस विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के बाद ये भव्य राम मंदिर हमें बन गया। वो विषय नहीं। एक व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ कर रहा है, वो पश्चिम बंगाल तक सीमित है। और मैं अभी अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था किसी भी सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा ऐसे किसी मंसूबे को हमारी सरकार बनने का उसको ध्वस्त करने का हम काम करें। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार का वो विरोध नहीं कर रहे, महिला आरक्षण बिल का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जब चाहे महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सकता है, बस वो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। उसके महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन का जो बिल लाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी परिसीमन का वो मालूम नहीं है, अभी उसका बिल आया नहीं, एक बात। नंबर 2, विरोध करना, उस पर चर्चा करते, ये अपना प्रस्ताव पारित करते तो आरक्षण में आरक्षण हो जाता, उसके बाद परिसीमन होता। तो परिसीमन का तो अभी विषय ही नहीं हुआ और उन्होंने इस बिल को तो गिराने का काम किया। इस बिल को पास करते, अपना विषय एडिशनल करते, भाई इस विषय को दोबारा हम चर्चा करना चाहते हैं या उसके दोबारा सदन बुलाया जाए, उस पर चर्चा करने का काम करते। तो अब उनको नहीं। अब मुझको ये लग रहा है, जो आप टिप्पणी कर रहे हैं या प्रश्न आपका है, मुझको लगता है उनको ये गलती का एहसास हटने के बाद हुआ कि इतना बड़ा तुमने विरोध, यानी देश की आधी आबादी का विरोध तुमने स्वयं बैठे बैठाए अपने गले में लपेट लिया। कोई महिला, सामान्य महिला जिसको एमएलए एमपी भी नहीं बनना, पर अगर उनसे पूछेगी, देखिए सब महिला एमएलए एमपी नहीं बनेगी, सब प्रधान नहीं बनेगी, पर साधारण महिला, एक गांव के अंदर काम करने वाली श्रमिक, कोई और मजदूरी करने वाली, घर में रोटी बनाने वाली, हमारे परिवार की माताएं, बहनें, बेटियाँ, उनसे विपक्षी नेताओं से अगर पूछेगी भाई तुमने हमारा विरोध क्यों किया, तो उसके बाद वो जवाब उनका नहीं है। अब उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि एक बिना वजह की
एक आफत उन्होंने मेरे गले में ले ली है, इसलिए इस प्रकार की। तो अगली खबर बरेली से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां एक गरीब महिला को उसके मेहनताने की मांग करना उस पर भारी पड़ गया। आरोप है कि जब महिला अपनी बेटी के काम के पैसे लेने के लिए पहुंची तो फिर उसके साथ मारपीट की गई और थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते साफ तौर पर देखा गया। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से कार्रवाई करते हुए ये की कि इस पर संज्ञान लिया जाए इस पूरे मामले पर और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, यानी कि जिन्होंने उसको थप्पड़ मारे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकौनी गांव में उस समय हड़कंप मचा जब ग्रामीणों ने पानी की टंकी की चारदीवारी के भीतर एक अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा हुआ देखा और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। अलीनगर थाना प्रभारी और जफरपुरवा चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोग पानी की टंकी के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां शव दिखाई दिया। शव की भयावह स्थिति को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जफरपुर चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से मुआयना किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन 35 के करीब उसकी उम्र बताई जा रही है। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र के इकोनी ग्राम में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। शव जो है वो जला हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी जानकारी की जा रही है। जिस बारे में कोई जानकारी दे पाता है, घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है, क्या है, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे। तो अगली खबर एटा से है, जहां पत्थरी के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। सहायक अध्यापक जसवीर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक खून बहने के चलते उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। हालात बिगड़ने पर उन्हें आगरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के समय कुशल डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण समय पर सही से इलाज नहीं मिल सका। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो धुले शहर में गंदगी को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दरअसल मेयर माया देवी परदेशी की शिकायत के बाद नगर निगम कमिश्नर ने एक साथ 16 अधिकारियों को और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। बार बार निर्देशन देने के बावजूद शहर के कई इलाकों में कचरा मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में चीफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारी शामिल हैं। सभी को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और साफ चेतावनी दी गई है कि अगर इस दौरान काम में सुधार नहीं हुआ तो फिर उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। और इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रेमनगर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पूरे शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। तो वर्धा के सावंगी में मेघा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गश्त के दौरान मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम ने नाग थाना रोड पर अग्निहोत्री कॉलेज गेट के पास घेराबंदी की और इस दौरान एक नीली सुजुकी एक्सेस मोपेड को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस को बिना नंबर प्लेट के मोपेड के साथ करीब 1,30,800 रुपए बरामद किया गया, जिसमें विदेशी शराब की 36 बोतलें भी शामिल हैं। पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध कारोबारियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विविधता का एक भव्य संगम देखने को मिला, जहां मणिपुर से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्वविद्यालय के मंच कला विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने न सिर्फ मणिपुरी नृत्य की खूबसूरती को करीब से देखा, बल्कि उसकी बारीकियों को भी समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा मणिपुर के प्रसिद्ध मणिपुरी रास लीला, जिसकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे सभागार को जीवंत कर दिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीत घोष ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य छात्रों को देश के विविध संस्कृति से जोड़ना और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। मेरा नाम डॉक्टर श्याम बासु सिंह, मैं मणिपुर से हूँ। स्पीक मेके जो स्पीक मेके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन जो कल्चर के जो उसके द्वारा हम बनारस अफ्तर के लिए जो बुलाया है, यहीं पे आया है। क्या कार्यक्रम किया है आपने? जो शास्त्रीय नृत्य उसमें जो मणिपुरी जो डांस के ऊपर में हम लोग ने
मणिपुरी डांस किया है। मैं प्रोफेसर संगीता घोष, मंच कला विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ में यहाँ अध्यापनरत हूँ। और आज ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने रखा है वो स्पीक मैके की तरफ से था और भातखंडे संगीत संस्थान की तरफ से भी ये आयोजित किया गया और हम लोगों का तत्वावधान था इसमें। तो ये जो कार्यक्रम था ये बच्चों के लिए विशेष रूप से किया गया था, क्योंकि जो डांस फॉर्म है वो हम लोग कथक वगैरह तो सारा कुछ देखते रहते हैं, परंतु मणिपुरी डांस जो है ये बच्चों को एक तरह से शिक्षाप्रद भी दिया उन्होंने, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है डांस। और मणिपुरी फॉर्म जो है वो अपनी एक कला है, अपनी एक संस्कृति है जो वहाँ की, उससे आज बच्चों को यहाँ पे अवगत कराने का प्रयास किया गया। मेरा नाम तो पड़ुआ थाना क्षेत्र में ढखेरवा गाजियापुर कैलाशपुरी मार्ग पर बोजिया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुंडन संस्कार के लिए जा रही लोगों में भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। प्राथमिक सूचना के मुताबिक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में कई की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा सहित कई चौकी प्रभारियों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में पुलिस जो है जुट गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक सनसनीखेज अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 लाख रुपए की रंगदारी के लिए एक छात्र को अगवा कर लिया गया था। बदमाशों ने छात्र को अलग ठिकानों पर छिपा कर रखा और परिजनों से मोटी रकम की मांग की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के चलते छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया। और इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 7,30,000 रुपए नगद, अवैध हथियार और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपहरण की साजिश कबूल कर ली है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह रंगदारी के लिए ऐसे अपराधों में पहले से ही सक्रिय था, एक्टिवेट था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। फाजिल सनाब शरीफ जो 21 वर्ष का एक बच्चा था और वो देवबंद से अपने घर के लिए गजरौला के लिए चला था और घर नहीं पहुंचा। इस बात की शिकायत उनके परिवार वालों ने गजरौला पुलिस से किया था और गजरौला पुलिस ने उसकी लोकेशन लेकर के, लास्ट कॉल की लोकेशन लेकर के उन्होंने बताया कि घटना गढ़मुक्तेश्वर से रिलेटेड है और तब इन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया था। हम लोगों ने अपनी टीम को लगा करके इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया है और आज हम लोगों ने इस घटना का पर्दाफाश किया है। इस घटना में 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहम्मद सलमान और मसूद जो इनके चाचा के मदरसे में पढ़े हुए थे, जो अपहृत है, ये 2 गिरफ्तार हुए हैं। उनके 3 अन्य साथी आकाश, राहुल और नीरज, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सोनौली बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जहां आरोप है कि नेपाली पुलिस भारतीय क्षेत्र में घुसकर एक युवक को जबरन पकड़ कर ले गई। बताया जा रहा है कि नेपाल से भागकर एक संदिग्ध युवक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया और इसी दौरान नेपाल पुलिस के जवान करीब 300 मीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में घुस आए और युवक को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिसकर्मी युवक को घसीटते हुए वापस नेपाल ले गए, जिसके बाद सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल इस मामले में दोनों देशों के प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। तो चित्तौड़गढ़ में पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जहां पुलिस लाइन परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने लाइब्रेरी और सामुदायिक भवन की विधिवत लोकार्पण किया और इस अवसर पर कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तकालय और सामुदायिक भवन राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ जवानों और उनके परिवारजनों को समर्पित है, जिससे अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण, संदर्भ सामग्री और समाचार पत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे पुलिस कर्मियों को ज्ञानार्जन और आत्मविश्वास के बेहतर आत्मविकास के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
तो करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के सीकर जिले से एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह चर्चा का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। नगर विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा की बेटी के विवाह समारोह में प्रदेश और देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े भी समारोह में पहुंचे और वर वधू के आशीर्वाद भी दिया। राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शादी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री मदन दिलावर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक रूप में और भी खास बना दिया। इस पूरे कार्यक्रम के वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो गुजरात के कच्छ जिले के भुज में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन किया और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में भारी मतदान की अपील की। भुज के जुबली सर्कल से छठी बारी तक निकले इस रोड शो में पूरे रूट को भगवा रंग में सजाया गया, जहां जगह जगह पार्टी के झंडे, बैनर और होर्डिंग्स दिखाई दिए। बीजेपी युवा मोर्चा ने भी इस मौके पर विशाल बाइक रैली निकालकर माहौल को गर्म कर दिया और कार्यक्रम में सांसद, विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि सड़क के दोनों ओर आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो गुजरात के राजकोट जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक इंटर स्टेट ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गोंडल हाईवे पर की गई इस मेगा ड्राइव में लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ कुछ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सप्लायर अभी भी फरार है। राजस्थान के जोधपुर से सौराष्ट्र तक फैले इस ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब एसओजी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और हाईवे पर संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी में 301 ग्राम मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए बताई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा गिरोह संगठित तरीके से युवाओं को नशे के जाल में फंसाने के लिए काम कर रहा था और इस कार्रवाई में महिला मास्टरमाइंड समेत कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुख्य सप्लायर की तलाश फिलहाल चल रही है। तो फिलहाल इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।